हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप तैयारियों में लगे होंगे क्योंकि 25 मार्च को पेपर है। पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सको, उसके लिए हम एक प्लान लेके आए हैं जिसमें से आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, कहाँ कहाँ पर रिवीजन ज़्यादा करना है जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा प्राप्त होंगे, और कहाँ कहाँ पर आपको क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन आपके अधिकतम पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी जो आपका हुआ है हाल ही में यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th, हमने दोनों में स्ट्रेटजी बताई थी, बच्चों ने फॉलो किया, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। और अभी हाल में कल ही आपका एमपी बोर्ड का पेपर हुआ है, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इसी तरह हम यहाँ चाहते हैं कि आपका जो आने वाला पेपर है 25 मार्च को पेपर है, उसमें स्ट्रेटजी के तौर पर अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके प्राप्त होंगे। और प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है कि वाईटी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, वन शॉट कराया है। वहां आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जैसे 4-4 नंबर के आते हैं, 3-3 नंबर के आते हैं, उनको देखिए तो वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ में हम जैसे डेली आपको क्या कराते हैं, इंपॉर्टेंट कराते हैं। अब जैसे आज हम जो आपको कराने जा रहे हैं वो क्लास 12th का मॉडल पेपर एमपी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया मॉडल पेपर करवाएंगे, जिसमें से आपको हम क्या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लास्ट में कराएंगे। सबसे पहले जो आज हम कराएंगे वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, और आज हम जो कराने वाले हैं एक एक नंबर के जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और साथ साथ में हम स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान पूर्वक देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रेटजी फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो पेपर आपका जो होना है वो आपका 80 नंबर का पेपर होना है। देखिए हमने टारगेट भी लिख रखा है कि आपको नंबर जो है 80 ऑफ 80 प्राप्त करना है, क्योंकि अभी आपका पीछे अभी जो कल हुआ पेपर उसमें बच्चों ने 75 ऑफ 75 स्कोर किया है। तो हम यही टारगेट को निर्धारित करते हैं कि आप 80 ऑफ 80 प्राप्त करो। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो स्ट्रेटजी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपका पेपर का पैटर्न है वो 80 नंबर का है। अब 80 नंबर में जो आपका डिवाइड है, दो भागों में डिवाइड है। सबसे पहले आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और एक है आपका सब्जेक्टिव टाइप का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपका अगर यहां से भी देखें तो एक एक नंबर वाला जो 5वां नंबर क्वेश्चन होगा वहां भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहां 5वें नंबर को लिया है। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो पहला जो आपका आता है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं, अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके आते हैं, 6 नंबर के आते हैं। ये आपके कितने नंबर के आएंगे, 6 नंबर का, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। आपको यहां पर ऑप्शन दिए रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑप्शन को टिक करना है। फिर आपका सेकंड जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका फिल इन द ब्लैंक रहेगा। फिल इन द ब्लैंक का मतलब होगा रिक्त स्थान। ये भी प्यारे बच्चों कितने नंबर के आएंगे, 6 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो आपका ट्रू एंड फॉल्स वाला रहेगा। यहां से भी प्यारे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका मैचिंग वर्ड आएगा। मैचिंग वर्ड, मैचिंग में जो आपका देखने को मिलेगा वो प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का। और यहां पर एक चीज कंफर्म है कि मैचिंग जो आता है वो आपके इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले आते हैं। तो आप इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले लर्न कर लीजिए, क्योंकि 7 नंबर यहां से फिक्स आता ही आता है, और उन्हीं फार्मूलों को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो क्यों ना हम उनको लर्न कर लें। तो यहां आपका क्या आ गया, जो हमने बताया मैचिंग अर्थात जोड़ी वाला हो गया। फिर 5वां क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है वो 1 लाइनर में, आपका 1 लाइनर में क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, या आपको 1 वर्ड में देना पड़ता आंसर, 1 वर्ड में आंसर देना पड़ता है। ये क्वेश्चन आपको जो आते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम यहां पर इनको सबको कैलकुलेट करें तो सबको कैलकुलेट करेंगे तो 6 6 12
12 6 18 और 7 दूनी 14, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर सबका जो आपका ऐड आएगा वो आपका 32 नंबर का रहेगा। 32 नंबर के क्वेश्चन जो आपके आने हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। फिर आपका आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो आपके 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर से आपका स्टार्ट होगा। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन जो रहेंगे, 2-2 नंबर वाले, वो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर वाले के रहेंगे। अब 2-2 नंबर वाले के क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं, तो पहला जो आपका चैप्टर है संबंध और फलन से, वहां से एक क्वेश्चन आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद आता है आव्यूह से क्वेश्चन, सारणिक से क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद आता है आपका डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका आता है वहां से अवकलन के अनुप्रयोग से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका उसके बाद आता है कि समाकलन से आपका वहां से नहीं आता है। फिर आपका आता है 8वां चैप्टर से भी नहीं आता। फिर 9वां चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वहां से 2 नंबर का आएगा। अर्थात यहां पर देखने का मतलब यह है कि और एक क्वेश्चन जो आपका आता है वो वेक्टर से आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके 3D से आते हैं। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 नंबर के, तो 20 नंबर का ये हो गया। फिर आपका यहां से ये आपका 6वां हो गया। 7वां में अगर देखेंगे तो यहां से अगर देखेंगे तो ये आपका टोटल जो क्वेश्चन हमारा चलता है 2-2 नंबर वाला, वो 6 से स्टार्ट होता है, 15 तक चलता है। फिर 16वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 16वां से जो आपका चलता है वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और 3-3 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 4 आते हैं, यानी 4 3 12। अब यहां से 3-3 नंबर का क्या क्या आता है, तो एक क्वेश्चन आव्यूह का आता है, एक क्वेश्चन आपका समाकलन के अनुप्रयोग से आता है, एक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन जो आपका आता है वो आपका प्रायिकता से आता है। एक क्वेश्चन जो आपका आता है वो रैखिक प्रोग्रामन से आता है। तो इस प्रकार से आपका यहां पर अगर देखेंगे तो 12 नंबर का ये हो गया। फिर यहां जो चलेगा तो 16 17 18 और 19 तक का ये क्वेश्चन चलेगा। फिर 20वें नंबर से जो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन जो आएंगे वो आपका क्या आएगा, 4-4 नंबर के। अर्थात यहां पर 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, तो कितना आ गया, 16 नंबर का। अब यहां से 4 नंबर में एक क्वेश्चन जो आपका आता है वो 3D से आता है, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। एक क्वेश्चन जो आपका आता है आव्यूह में ए इनवर्स, और कभी कभी क्या करता है XY आव्यूह विधि से हल कर लीजिए, XYZ का मान ज्ञात करना। और एक क्वेश्चन जो आपका आता है कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए, एक आपका क्वेश्चन आता है समाकलन से। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 20 और 12 32, और 32 और 16 कितना हो जाएगा आपका 48, और 48 और हम यहां पर इनको जोड़ लें, 32 48 अगर जोड़े तो टोटल आपका मार्किंग हो गई 80 नंबर की। 80 नंबर का आपका पेपर होता है। इस तरीके से आपको तैयारी करना है। अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आप तैयारी करोगे, फालतू की चीजों में नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास है तो पर्याप्त दिन, लेकिन इन पर्याप्त दिनों में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। अब यहां पर हमने आपको पूरा प्लान बता दिया। आज हम जो हम कराने जा रहे हैं, अब मॉडल पेपर के हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे। हम जो आज कराने जा रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 लाइनर या 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जहां पर आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट से आप पूछ सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx का हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व या हल, ठीक। तो अब यहां पर हम इसको मान लेते हैं, माना इंटीग्रेशन I इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हमें क्या करना है, इसका
इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो cos थीटा का आपने cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा, यहां लिखेंगे चूंकि cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात यहां पर यक्स है तो यक्स करेंगे। अब हमें साइन का फॉर्म चेंज करना है तो कॉस को चेंज कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x। अब यहां पर हमें क्या करना है, साइन साइन को जोड़ लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका cos 2x है। हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम इसको पक्षांतरण कर लेते हैं, इसको पक्षांतरण करके cos 2 थीटा को उधर ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर x बराबर निकालेंगे तो ये अपान में चला जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपान क्या हो जाएगा 2 होगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में इंटीग्रेशन करने में आपको क्या होगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा, तो इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अप्लाई करने से क्वेश्चन हमारा सरलतम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे रख देना है तो ये आपका फार्मूले साइन स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, 1 माइनस cos 2x अपान 2 और dx। अब 2 आपका कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देना है तो 1 dx माइनस cos 2x dx। ठीक, तो अब अगर इसका क्या करेंगे, आप समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 का करेंगे किसी भी अचर पद का जब उसी के सापेक्ष करते हैं तो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। फिर आपका इधर करेंगे तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, प्लस का sin x होता है 2x। अब 2x का क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है तो ये अपान में आ जाता है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो प्लस c लगाना पड़ेगा, एक अचर पद जहां लिख सकते हो कि एक समाकलन स्थिरांक है। फिर यहां पर 2 का आपको गुणा करा देना तो ये आ जाएगा 1/2x, इसका करेंगे तो साइन 2x अपान 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अब प्लस क्या हो जाएगा c। यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है, बहुत ही आसानी से आपने सॉल्व कर दिया, जहां फार्मूले का अप्लाई करना वहां फार्मूले अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का हल। अब क्या दिया है, पहले क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि अवकल समीकरण d/dx प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू cos x का समाकलन गुणक लिखिए। अर्थात हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो आपका जो दिया गया अवकल समीकरण है वो क्या है, dy अपान dx साइन x इंटू वाई इक्वल टू cos x। अगर हम क्या करें, रैखिक अवकल समीकरण से इसकी तुलना कराएं तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। समीकरण 1 की तुलना यहां लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना रैखिक अवकल समीकरण से करने पर, या अवकल समीकरण क्या होता है, dy/dx py इक्वल टू q से तुलना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, हमें p की वैल्यू प्राप्त करना है। तो यहां से देखेंगे तो ये आपका p का मान जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, तुलना कराने पर sin x, और q की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा cos x। क्योंकि इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, अर्थात समाकलन गुणक का जो फार्मूला होता है वो होता है e के पावर pdx। अब यहां पर रख देना है तो क्या है आपका p का मान sin x है तो sin आपका dx हो जाएगा। और sin x का आपका समाकलन जो होता है, sin x का जो समाकलन होता है माइनस का cos x, अब प्लस क्या हो जाएगा c। यही क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर, अर्थात समाकलन गुणक आ जाएगा। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर में, अवकल समीकरण में
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन डी बाई डी एक्स प्लस 1 की इक्वल टू 0 की घात ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, एक नंबर में क्वेश्चन आया है, तीसरा क्वेश्चन हल करना है। तो अब हमें यहां पर देखना है कि अधिकतम आपका डिफरेंशिएशन कहां पर हुआ है। तो यहां देखेंगे तो 2 बार अधिकतम इसका क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब यहां पर जो इसकी घात दी है, तो यहां पर जो अधिकतम आपका डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3, और यही आपकी क्या हो जाएगी घात। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि दिए गए अवकल समीकरण में आपका अधिकतम जो अवकलन हुआ है वो आपका 3 बार हुआ है, अधिकतम द्वितीय कोटि का हुआ 2 बार हुआ है, इसलिए इसकी घात क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग कर रहा है आर से प्रदत्त आपका फलन एफ का हमें न्यूनतम मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आइए प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कंडीशन बोला है कि एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पर। तो हमें क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्यूशन। इसको क्या करना है, इसका हमें न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ क्रांतिक बिंदुओं के लिए लिखते हैं, न्यूनतम और उच्चतम के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या किया करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाता। अब एफ डैश एक्स का मान क्या है 2x, अर्थात x का मान जो आपका प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं, अगर ग्राफ में इसका संख्या रेखा में दर्शाएं तो यहां पर अगर देखें तो ये आपका क्या है 0 है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये क्या है प्लस का इनफाइनाइट है। अब यहां पर हम रखें, अगर 0 से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू रखने पर एफ डैश एक्स का मान हमें क्या प्राप्त होगा। सपोज दैट हम यहां पर एक्स का मान 1 रख रहे हैं, तो 1 रखने पर यहां पर देखेंगे तो आपका क्या होगा, धनात्मक वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहां पर आपको 0 से प्लस इनफाइनाइट के बीच में आपको कौन सी वैल्यू प्राप्त हो रही है, धनात्मक वैल्यू प्राप्त हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, 0 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ चेक करेंगे, तो यहां पर रखेंगे तो कोई भी मान रखते हैं, जैसे -1 रख देंगे तो -1 यहां पर क्या हो जाएगा, -1 और 2 का इंटू होगा तो -2, तो यहां क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो क्रांतिक जो हमें बिंदु प्राप्त हो रहे हैं x बराबर 0 पर, f डैश x का जो हमें मान प्राप्त हो रहा है माइनस से प्लस की तरफ प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहां पर स्थानीय न्यूनतम का बिंदु होगा। यहां लिखेंगे, आता है x बराबर 0 पर f डैश x का चिन्ह माइनस से प्लस की ओर बदल रहा है, आता है। यह स्थानीय निम्नतम का बिंदु होगा। अब अगर हम यहां चेक करना चाहें कि हमें मान रखना है, न्यूनतम मान अगर निकालना है, तो स्थानीय निम्नतम मान अगर हम यहां पर निकालें तो एफ एक्स की जगह मान रख दें, क्या रखना है, x बराबर 0, तो ये आपका 0 एक्स स्क्वायर अर्थात x का वर्ग आप करेंगे, 0 का वर्ग करेंगे तो आपको 0 अर्थात f ऑफ x यानी 0 का मान आपको 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपका न्यूनतम मान
प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बता दिया कि आपका किस तरीके से मान प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हमारा जो साइन है संख्या रेखा में माइनस से अगर प्लस की तरफ बदलना है तो स्थानीय न्यूनतम का बिंदु होता है, अब प्लस से माइनस की तरफ बदलता है तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु होता है। फिर fx पर हम मान रख देते हैं कि कितना मान प्राप्त हो रहा है, तो f ऑफ 0 पर मान हमारा 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, स्थानीय न्यूनतम मान आपका 0 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि सदिश a वेक्टर बराबर i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर का मापांक ज्ञात करना है। तो दिया गया सदिश a वेक्टर बराबर जो आपका दिया है वो i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर। अब मापांक निकालना है तो मापांक a वेक्टर का मापांक निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है कि i का आपका गुणांक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a जो आपका होता है i का गुणांक होता है, तो i का गुणांक 1 का वर्ग, और जो आपका b होगा वो j का गुणांक होगा, j का गुणांक -2 है तो क्या हो जाएगा, -2 का होल ऑफ स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे तो आपका 1 ही प्राप्त होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो आपका माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, अर्थात यहाँ पर इसका आपका मान प्राप्त हो गया 4 1 5, अर्थात मापांक जो आपका a वेक्टर का प्राप्त होगा वो 5 प्राप्त हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि a वेक्टर बराबर 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर और दिया है b वेक्टर बराबर i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का हमें मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर है। तो इसको हल करेंगे तो हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब इसके लिए फार्मूला होता है i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर k यूनिट वेक्टर। अब यहां पर जो होता है वो a1 a2 a3, ये आपका होता है b1 b2 b3, सबका मान रख देना है तो i j k। अब देखेंगे तो a1 की वैल्यू आपकी यहां पर क्या है 2, ठीक, a2 की वैल्यू क्या है 1, और ये आपकी a3 की वैल्यू है ही नहीं। फिर आपका क्या करना है, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 2, और ये आपका क्या है b1 b2 b3 की वैल्यू है ही नहीं। अब यहाँ पर क्या कर दें, r1 का विस्तार कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, प्रथम रो प्रथम कॉलम, अर्थात यहाँ पर जो आपका गुणा होगा विकर्ण का पहले होगा तो ये आपका 0, ये भी 0। फिर आपका j यूनिट वेक्टर में क्या होगा, प्रथम रो दूसरा कॉलम, इनका गुणा कराएंगे, ये ढकना है ये ढकना है तो ये आपका 0, ये भी आपका 0। फिर आपको क्या करना है k यूनिट वेक्टर, अर्थात k यूनिट वेक्टर में जो आपका बचेगा प्रथम रो तीसरा कॉलम, 2 दूनी 4, 1 एक 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका टोटल 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका 4 1 5 5 के आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की जो आपको वैल्यू प्राप्त हो गई वो 5 के यूनिट वेक्टर, यही प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि E तथा F दो स्वतंत्र घटनाएं हो और तब उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान क्या होगा। तो जब स्वतंत्र घटनाएं मतलब ये होता है कि एक घटना का दूसरी घटना पर कोई बदलाव ना हो या परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटना। एक घटना घट चुकी है तो दूसरी घटना पर उस घटना का कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। यही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन किए। बाकी आपको क्वेश्चनों में डाउट होता है, अगला वाला जो आपका हमारा पार्ट आएगा वो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम होती कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक्स।